Hello everyone, welcome back to my textbook. Now today we will start second part of chapter Going Places written by A.R. Barkan. हमने यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था. अब इससे आगे हम यहाँ से देखेंगे. The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall. तो सोफी के भाई का जो बेडरूम था जियोब का, वहां पर टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ था जिससे रोशनी निकल रही थी और जो दीवार पे हल्की रोशनी उसकी जा रही थी, रोशनी पड़ रही थी. And across the large poster of United's first team equate and the row of colored photograph Beth. और वहीं पर दीवार के ऊपर यूनाइटेड की जो प्रथम लेवल की टीम है वो एक पंक्तिबद्ध पोस्टर वहां पर लगा हुआ था. यूनाइटेड यानी आयरलैंड की टीम का नाम है यूनाइटेड. तो यूनाइटेड टीम जो प्रथम लेवल की टीम थी आयरलैंड की, यूनाइटेड जिसका नाम था, उसका पोस्टर वहां पर लगा हुआ था. और when three of them of the young Irish prodigy, यहाँ पर प्रोडिजी का मतलब होता है अति बुद्धिमान, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, केसी. तो उस टीम का जो फोटोग्राफ था उसी के नीचे, उसी टीम के फोटोग्राफ के नीचे 3 फोटो आयरलैंड के विलक्षण प्रतिभा संपन्न नवयुवक केसी के थे, जिस पर इस टेबल लैंप की पीली भूरी चमक डाल रही थी रोशनी. प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड. तभी जियोब से सोफी, उसकी बहन, बोलती है कि मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में किसी से बात नहीं करोगे, यानी बाहर वाले व्यक्ति से कोई चर्चा नहीं करोगे. नथिंग टू टेल इज देयर. जियोब बोलता है कि बताने लायक कुछ है भी नहीं, यानी बताने लायक कुछ नहीं है. क्या बताने लायक कुछ है? वो क्रॉस क्वेश्चन करता है लड़की से. प्रॉमिस जियोब डेड वुड मर्डर मी. तो वो फिर से रिपीट करती है कि जियोब मुझसे वादा करो, अदरवाइज जो फादर हैं वो मेरा मर्डर कर देंगे, मुझे मार ही डालेंगे. ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू. यदि उन्हें लगा कि जो कुछ मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है, तो ऐसी स्थिति में अगर पिताजी को पता चला तो वो मुझे मार देंगे. तो उस चीज का उसको डर था, इसलिए उससे प्रॉमिस चाह रही थी अपने भाई से कि वो किसी को ना बताए. प्लीज जियोब, और रिक्वेस्ट करती है कि कृपया प्रॉमिस कीजिए. क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल. हे भगवान, क्राइस्ट यानी क्राइस्ट को याद करती है ईश्वर. सोफी तुम अभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई हो, अभी भी तुम स्कूल में पढ़ती हो. कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल. यहाँ पर जो वर्ड आया है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का तात्पर्य है कि काफी सारा समूह या भीड़ बोल सकते हैं. तो कैसी के पीछे तो काफी लड़कियां बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई लड़कियों की उसके पीछे ऐसी कोई भीड़ नहीं है. हाउ कुड यू नो दैट ही जेड. यहाँ पर जियड का मतलब होता है उपहास करना, हंसी उड़ाना. तो उसने मजाक के लहजे में कहा कि ठीक है, उसके पीछे कोई नहीं है, तो ये बात तुम्हें किस प्रकार से पता चली. ही टोल्ड मी दैट इज हाउ. प्रकार से पता चली कि उसने मुझे बताया. एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट. तो जियोब कहता है कि कोई भी व्यक्ति लड़की को इस प्रकार की जानकारी देगा, यानी कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने तुम्हें बताया होगा, क्योंकि तुम तो एक लड़की हो, लड़की को कोई इस प्रकार की जानकारी सही सही नहीं बताएगा. यस ही डिड. तो सौ बोलती है कि हाँ बिल्कुल उसने बताया है. ही इज नॉट लाइक दैट. वो उस प्रकार का नहीं है, नहीं बताने वाले लड़कों में से. ही इज क्वाइट. वो काफी शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है. नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली. तो वो बस ऊपरी तौर से दिखाई देता है शांत. अपेरेंटली का मतलब होता है ऊपरी तौर, यानी दिखावे के तौर पे. इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोब. तो लड़की फिर से कहती है कि जियोब इस प्रकार से कुछ कोई भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट. जब वो पहली बार मुझसे मिला था तो ये मैं थी डैनी केसी से. व्हेन आई सा हु इट वाज. जब मैंने देखा कि वह कौन है, तब मैंने उससे बात शुरू की थी. आई सेड. मैंने पहले उससे बोला एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, बट आर नॉट यू डेनी केसी. क्या तुम डेनी केसी नहीं हो? तो इस प्रकार से मैंने उससे बात शुरू की थी. मैंने उससे पूछा था कि क्या आप डेनी केसी हो. एंड ही लुक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज. आश्चर्यचकित हो गया था, वो सरप्राइज हो चुका था. एंड ही सेड. और बदले में उसने कहा
यस दैट इज राइट। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ही डेनी केसी हूँ एंड आई नो इट मस्ट बी हिम। और मैं जानती थी कि वो वही था, यानी डेनी केसी था, जैसा कि मैं पहले से जानती थी। बिकॉज क्योंकि ही हैड द एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है किसी भी भाषा का जो बोलने का लहजा होता है, दैट इज एक्सेंट। तो उसके एक्सेंट से मैं पहचान गई थी कि वो डेनी केसी ही है। यू नो, तुम जानते हो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यू हिम ऑन द टेलीविजन, जिस प्रकार से टेलीविजन पर चैनल के लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो हम उसको देखते हैं किस प्रकार से वो बोलता है, तो उस एक्सेंट से मैं। सो आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक। और इसलिए फिर मैंने ये कंफर्म करने के बाद कि वो डेनी केसी है, मैंने हमारे छोटे डेरेक के लिए, वो छोटा भाई था डेरेक, जिसके लिए एक ऑटोग्राफ मांगा उससे। बट नाइदर ऑफ अस हैड एन पेपर और अ पेन। लेकिन हम में से दोनों के पास, यानी किसी के पास भी, नाइदर नाइदर मीन्स दोनों में से किसी के पास भी पेपर और पेन नहीं था। इसलिए सो देन वी जस्ट टॉक अ बिट, बिट मीन्स थोड़ी सी मात्रा में, इसलिए हमने थोड़ी देर बात की केवल अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉयज विंडो। जो रॉयज की विंडो पर जो कपड़े थे, उन कपड़ों के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। ही सीम्ड लोनली। मुझे जब थोड़ी सी बात की तो ऐसा लगा कि वो काफी अकेला था, काफी अकेला महसूस करता है। आफ्टर ऑल इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। ये आयरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं, और जो इनकी टीम थी यूनाइटेड, यूनाइटेड उसका नाम था, वो हम जिस स्थान पे रहते हैं वो आयरलैंड में काफी दूर है, वेस्ट पश्चिम। एंड देन, और तब जस्ट एज ही वाज गोइंग, जब वो जा रहा था, ही सेड, उसने कहा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। तो उसने कहा कि क्या मैं उससे अगले सप्ताह मिलना चाहती हूँ। ही वुड गिव मी एन ऑटोबायोग्राफ देन। यदि मैं अगले सप्ताह मिलने के लिए तैयार रहती हूँ तो वो तब मुझे एक ऑटोबायोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई, हाँ, मैं अगले सप्ताह मिलने के लिए तैयार हूँ। आई सेड आई वुड, कि निसंदेह मैं अगले सप्ताह आऊंगी। एज इफ ही एज इफ ही वुड एवर शो अप, मानो वो कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से उसने पूछा मेरे से। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। अब तो तुम मुझ पे विश्वास करते हो ना, क्या अब भी विश्वास नहीं करते। ही ड्रैग हिज जैकेट विच वाज शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर। तो वो चेयर के पीछे खड़ा था, तो चेयर के पीछे की तरफ से उसकी एक जैकेट थी जो चमकीले कलर की थी, लेकिन शेपलेस थी, आकृति विहीन। शेपलेस का मतलब जिसकी आकृति समझ में नहीं आया, तो उस प्रकार की जैकेट को वो चेयर के पीछे से ड्रैग करता है, खींचता है। एंड पुश हिज आर्म इनटू इट, और अपने जो भुजाएं हैं, हाथ है, उस जैकेट के अंदर डालते हुए पहन लेता है इसको, जैकेट को। शी विश ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस मींस उसका जो दिखावा है, जिस प्रकार से वो अपना पहनावे का ख्याल रखे कि वो किस प्रकार से दिखाई देता है, इस चीज का। विच ही केयर मोर अबाउट क्लॉथ्स, उसकी इच्छा थी कि वो कपड़े किस प्रकार की पहनने चाहिए, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, उनकी ज्यादा परवाह करें। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस। आफ्टर ऑल वो लंबा पूरा था, और उसका चेहरा मजबूत और गहरे कलर का था, यानी काले कलर का, हैंडसम, और इस प्रकार से वो काफी हैंडसम दिखाई देता था। शी थॉट, ऐसा उसका शौक का विचार था। इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई। तो बदले में जवाब देता है कि मेरा मानना है कि ये मेरे द्वारा कभी सुनी गई सर्वाधिक असंभव बात है, यानी कि ये इस प्रकार से जो तुम बोल रहे हो वो करना मेरे लिए। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज। यहाँ पर पिलग्रिमेज का तात्पर्य है तीर्थ यात्रा, कोई जो होली जर्नी होती है, धार्मिक यात्रा होती है, उसे पिलग्रिमेज बोला जाता है। टू वॉच यूनाइटेड, तो अगले शनिवार उनकी एक धार्मिक यात्रा जैसे थी, जैसे हमारी धार्मिक यात्रा का काफी महत्व होता है, उसी प्रकार से उनका जो टीम का नाम था यूनाइटेड, उस टीम यूनाइटेड का मैच देखना एक धार्मिक यात्रा करने जैसा ही था। तो अगले सैटरडे वो लोग जाते हैं
family says Sophie and her father and little Derek went down near the goal. तो इस प्रकार से सोफी, उसके पिता फादर और छोटा डेरेक तीनों जो गोल पोस्ट होता है जहां पर गोल किया जाता है उस जगह पर उसके पास में जाके बैठते हैं। जियोफ एज ऑलवेज, जैसा कि जियोफ के बारे में, वो हमेशा वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप, वो ऊपर बैठता था अपने साथियों के साथ। मेट मीन्स जो साथी होते हैं, फ्रेंड्स लोग। यूनाइटेड वॉन 2-0, और इस प्रकार से यूनाइटेड ने 2-0 के साथ जीत हासिल की। एंड केसी ड्रो इन द सेकंड गोल, और केसी ने दूसरे नंबर का गोल किया। ड्रो मीन्स करना। ब्लेंड ऑफ इनोसेंट एंड, यहाँ पर ब्लेंड का मतलब मिक्सर ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर। एंड आयरिश जीनियस, साथ ही साथ आयरलैंड की जो प्रतिभा होती है वो भी उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती थी। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, तो यहाँ पर पेनल्टी एरिया का मतलब है, और इस प्रकार से जो डेनी केसी था वो जो मैदान में दो डिफेंडर थे रख सकते हैं बोल के, उनको चकमा देते हैं उनके पास से, जो पेनल्टी एरिया होता है वहां तक पहुंच गया, उनके नजदीक से गुजरते हुए डिफेंडर के पास से। विथ हर फादर स्क्रीम फॉर हिम टू पास, और तभी जो जियोफ के फादर थे वो चीख उठे खुशी के मारे और चिल्लाने लगे कि बॉल को पास करे। कौन? वो डेनी केसी। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डोजन यार्ड, और वो वहां से बैठे बैठे निर्देश दे रहे थे डेनी केसी को कि एक दर्जन यार्ड की दूरी से वो जो घबराया हुआ गोलकीपर है, हेजिटेंट यानी हड़बड़ी करने वाला, उसको हरा दे, बीट कर दे। सोफी ग्लो विथ प्राइड, और फादर का इस प्रकार का रिएक्शन देखकर उसका जो मन था वो गर्व से, प्राइड से भर गया। आफ्टरवर्ड जियोफ वाज एक्स्टिक्स। एक्सटेटिक का तात्पर्य यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो जाना, उल्लासित हो जाना, एक्सटेटिक। नेक्स्ट, आई विश ही वाज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। जब ये मैच को देखकर वापस आ रहे थे तो किसी ने बस में, मेरी इच्छा है कि काश वो एक अंग्रेज होता है। इंग्लिश मैन यहाँ पर अंग्रेज से है। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट। देखने के बाद छोटे डेरेक को सोफी घर लेकर आए तो अपनी माँ से डेरेक बोलता है कि आयरलैंड की टीम इस मैच को, वर्ल्ड कप का मैच को जीतने वाली है, जीतने जा रहे हैं। हर फादर वाज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उस मैच की जीत की वजह से उसके जो जियो सोफी के फादर थे वो पब चले गए थे। पब मीन्स वो जो शराबघर होता है, दैट इज पब। वहां पर जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए फादर चले गए थे। व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, तुम ये क्या बता रहे हो? जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, जब सो जेंसी से मिलती है अगले सप्ताह तो जेंसी उससे पूछती है कि ये तुम क्या बताती रहती हो, यानी कि जेंसी को कुछ बात मालूम चली है तो उसी के बारे में वो क्रॉस एग्जामिन कर रही है कि ये तुम लोगों को क्या बताती रहती हो, अबाउट व्हाट। तो फिर शो पूछती है कि तुम किस किस बारे में पूछ रही हो। तो तुम्हारा जो जियोफ है उसने इसके भाई यानी मेरे भाई फ्रैंक ये बताया कि तुम डेनी केसी से मिली हो। दिस वाज नॉट दिस वाज नॉट एन इंक्विजिशन, ये कोई जांच पड़ताल नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन करना, पूछताछ करना नहीं है। जैसे जस्ट जेंसी बीइंग नॉइजी, बस उसके बारे में जेंसी जानना चाहती थी मात्र। बट सोफी वाज स्टार्टल, स्टार्टल मीन्स हड़बड़ा जाना, परेशान हो जाना। लेकिन इस बात को सुनकर जब उसको पता चला सोफ को कि इसको अभी कुछ पता चल चुका है तो वो स्टार्टल हो जाती है, चौंक जाती है। जेंसी फ्रॉन सिंग सी वाज कवरिंग, जब जेंसी को लगता है कि वो कवरिंग कर रही है, कवरिंग मीन्स किसी चीज को कवर करना, छिपाना, तो वो फ्रॉन हो जाती है। यहाँ पर फ्रॉन मतलब आंखें चढ़ा लेना, भौहें चढ़ा लेना, यानी अपने तेवर बदल लेना। यस दैट, हाँ उसी ने बताया था। वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी। तो फिर इसके बाद में जब पुख्ता बात हो जाती है तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है हाँ मैं मिली थी डेनी केसी से। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मींस
क्यों नेवर डिड, क्या तू कभी नहीं मिली? जेंसी विस्मय के साथ, एक्सक्लेम के साथ चिल्लाती है, उसे पूछती है। सोफी सोफी क्या करती है? ग्लेड करती है, यानी कि क्रोध से देखना, घूरना एट द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर। उसको बहुत बुरा लग रहा था। डैम दैट जियोफ, यहाँ पर डैम का तात्पर्य है, डैम मीन्स भाड़ में जाए। हम कहते रहते हैं ना, भाड़ में जाए। दैट जियोफ यानी कि जियोफ भाड़ में जाए, उसने तुमसे क्या कहा, तुम्हारे भाई से क्या कहा। दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसिस थिंग। तो ये जियोफ का मैटर है, यानी कि जेंसी का नहीं, तुम्हारा नहीं है। इट वाज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। तो जियोफ और ये मेरे बीच की कुछ विशेष या स्पेशल बात है, जो हमारे बीच में रहनी चाहिए, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। समथिंग सीक्रेट, और कुछ रहस्यमयी है, जो हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। इट वॉज नॉट अ जेंसीज काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। और ये जेंसी को टेल गॉक, यहाँ पर गॉक का तात्पर्य है गॉकी। गॉकी गॉकी मीन्स टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। तो गोकी, गोकी मीन्स यहाँ पर है विचित्र। जेंसी को अगर इस बात का पता चलता है तो वो पूरे पड़ोस, आस पड़ोस को बता देगी, और पूरा आस पड़ोस से उस बात को जान जाएगा। डैम दैट जियोफ, और वो विचार करती है कि भाड़ में जाए जियोफ। जियोफ ने क्या कुछ कहा है इससे। वाज नथिंग स्केट, और जियोफ तो ऐसा है कि वो कुछ भी पवित्र, स्केट का मतलब पवित्र, यानी ऐसी चीज जो, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई छू ले तो वो अपवित्र हो जाती है, तो वैसे ही कोई बात दूसरे के पास चली जाती है तो वहाँ इसका मीनिंग यही है कि अपवित्र, यानी कि बात ओपन, कुछ भी बात वो सीक्रेट या अपने तक नहीं रख पाता। स्केट, इट इज अ सीक्रेट मीन टू बी। तो ये एक रहस्य रखने के लिए है, ये जो भी बात है वो समझाती है उसको कि ये सीक्रेट रखने के लिए है, रहस्य रखने के लिए है। आई विल कीप अ सीक्रेट शॉप, यू नो दैट। तो जेंसी बोलती है कि सो, तुम जानती हो, मैं जो भी बात है उसको सीक्रेट रखूंगी, रहस्य रखूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, और जो ये सीक्रेट है इसको किसी को भी मैं बताने वाली नहीं हूँ। देर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डेड गेट टू हियर अबाउट इट। तो यहाँ पर ओल्ड रो का मतलब वो पुराना बखेड़ा, पुराना वाला झगड़ा जो हमेशा बार बार होता रहता है। तो यदि इस बात का पता मेरे फादर को चला, शौक इस प्रकार का कहती है, तो पुराना वाला बकोड़ा, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो पहले से जैसे कि पता है। हैव थॉट ही हैड बी जब एज एनीथिंग। यहाँ पर जब का मतलब है खुश होना। तो जहां तक मेरा विचार है कि कोई भी चीज से वो तो खुश ही होंगे, इस प्रकार की जो भी अगर उनको न्यूज मिलेगी तो वो तो खुश होने चाहिए। शी रियलाइज देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, जियो हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट। तभी शॉप को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि जेंसी को ऐसा लगता है कि जो मेरी डेट है, यानी डेट के बारे में जियो ने कुछ भी नहीं बताया है, इसको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये डेट है, डेट का मतलब है कि मिलने का कोई प्रॉमिस किया जाता है तो उसे डेट बोलते हैं। बिट का मतलब थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी। तो उसको थोड़ा सा भी, मेरी जो आने वाली डेट है डेनी केसी के साथ में, जो उसने प्रॉमिस किया है पुनः मिलने का, इसके बारे में जियोफ ने इसको कुछ नहीं बताया, इसको पता नहीं। सी ब्रीथ मोर इजीली, और इतना जानकर वो बड़े आराम से अब थोड़ा रिलैक्स होकर श्वास लेती है। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। तो इस प्रकार से आखिरकार, तो यहाँ पर ही उसी के लिए आया, जियोफ के लिए। आखिरकार ऐसा लगता है कि मेरी बात पर जियोफ को विश्वास है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी स्केप। आखिरकार अंत तक कुछ तो ऐसी बातें होनी चाहिए दो लोगों के बीच में जिसको स्केट रखा जा सके, पवित्र, यानी कि ज्यादा लोगों को उसको पता नहीं चल सके, सीक्रेट। इट वाज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। और ये एक छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा जो सीक्रेट है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है, सामान्य बात। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोबायोग्राफ, और मैंने कहा क्या था डेनी केसी से, बस एक ऑटोग्राफ के लिए तो कहा था, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर वो अपने आप में विचार कर रही है, सोच रही है। बट वी हैड नॉट एनी पेपर और पेन, सो इट वाज नो गुड। और क्योंकि उस दिन हमारे पास कोई पेन या पेपर नहीं था, इसलिए ये नहीं हो सका। हाँ,
दिया होगा, जसू आई विश आई वुड हैव बीन देयर। यहाँ पर जेंसी बोलती है कि मेरी इच्छा थी, काश मैं उस समय जब तुम्हें डेनिके से मिला तो मैं वहां पर होती। ऑफ कोर्स माय डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट। निसंदेह मेरे जो पिताजी हैं वो इस पर विश्वास नहीं करना चाहते। जो मैं बताती हूँ उस पर उनको विश्वास नहीं हुआ। यू नो व्हाट अ माइजरी इज। माइजरी यहाँ पर मुसीबत है। तुम तो जानती हो मेरे पिताजी कैसी मुसीबत है हमारे लिए। I need is quiz of people round our house asking him। और आखिर जो मुख्य बात है वो ये है कि अगर उनको इस चीज के बारे में पता चले तो लोग पूछने के लिए हमारे घर के बाहर कतार में, किज मतलब कि कतार, कतार में पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएंगे लाइन में। व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डेनी केसी। और लोग अगर पूछेंगे ही वुड मर्डर मी। और इस प्रकार से मैं तो मर ही जाऊंगी मेरे पिताजी की इस प्रकार की आदत की वजह से। एंड यू नो हाउ मेनी मम गेट्स व्हेन देयर आर। और इस प्रकार के जब बखेड़े हो जाते हैं तो कितनी मुसीबत आती है। तो तुम तो जानती हो। जेंसी सेड हस यू कैन ट्रस्ट मी सो यू नो दैट। तो यहाँ पर हस्ट का मतलब है धीरे से कहना। तो जेंसी धीरे से कहती है कि तुम तो मुझ पर विश्वास कर सकती हो, सो यू नो दैट। और ये उस दिन की बात हो जाती है। उस दिन के बाद जब इनकी डेट थी मिलने की डेनी केसी से, तो उस दिन की बात अब दूसरी बात है। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनाल। तो जैसे ही अंधेरा होता है किसी दिन तो वो जो नहर है, नहर के किनारे किनारे वॉक करती है, यानी पैदल पैदल चल रही होती है। अलोंग ए शेल्टर पाथ lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant। तो यहाँ पर वो जो जगह है उसका परिदृश्य बताया गया है कि अंधेरा था, नहर के किनारे किनारे रास्ते पर ये चल रही थी, जो काफी एकांत था। शेल्टर, शेल्टर मीन्स एकांत, सुरक्षित। यहाँ पर शेल्टर मीन्स सुरक्षित रास्ता था, जो कि वहां पर हल्की हल्की रोशनी इस वजह से आ रही थी कि पास ही में एक वार्फ था, यानी वार्फ मीन्स एक घाट होता है जहाँ पर नाव वगैरह को रस्सी से बांध कर रोक दिया जाता है। तो उस पानी में जो शहर की लाइट की रोशनी गिर रही थी तो उनका रिफ्लेक्शन, लेंस का रिफ्लेक्शन ग्लेयर कर रहा था, चमक रहा था, और वो चमक रास्ते पर आ रही थी, तो हल्की वहां पर रोशनी थी पानी की वजह से। और साथ ही में एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड। मफल्ड का मतलब होता है यहाँ पर धीमी आवाज, बहुत धीमी। ड्रोन का मतलब है जैसे भिनभिनाट, भिनभिनाट जैसे मधुमक्खी करती है। अनसीजिंग का मतलब कभी ना रुकने वाली। तो कभी ना रुकने वाली जो सिटी की भिनभिनाट होती है, शोरगुल होता है, वो यहाँ पर मफल्ड था, यानी कि बहुत धीमा था। और क्योंकि काफी डिस्टेंस थी सिटी से, तो ये ऐसी जगह पर आकर डेनी केसी से मिलने जा रही है जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्ले इन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो ये वो जगह है जहाँ पर वो अक्सर खेलने के लिए आया करती थी जब वो छोटी लड़की थी। देयर वाज अ वुडन बेंच बेंथ अ सॉलिटरी एल्म। वहां पर एल्म एक प्रकार का यहाँ पर वृक्ष है। सॉलिटरी मीन्स एकांत में, तो यहाँ पर एकांत में एक बेंच लगी हुई है वृक्ष के नीचे। वे लवर्स समटाइम कैंप, जहाँ पर कभी कभी जो लवर्स आते हैं वो वहां पर उसको यूज करते हैं, वहां पर बैठते हैं। शी सेट डाउन टू बेड। और इसी बेंच पर उस डेनी केसी का वेट करने के लिए बैठ जाती है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस। और वो सोचती है कि ये एक बहुत ही उचित स्थान है। सी हैड ऑलवेज थॉट सो। वो इस प्रकार से वो हमेशा यही सोचती थी कि ये स्थान बिल्कुल परफेक्ट है फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। इस प्रकार की प्रेमियों के मिलने के हिसाब से ये बेस्ट जगह थी, उसने ऐसा विचार किया। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व। ऐसे लोगों के लिए जो नहीं चाहते कि कोई उनको देखे, ऑब्जर्व करे, तो उनके लिए ये ठीक जगह थी। शी न्यू ही वुड अप्रूव। और वो ये भी जानती थी कि ही का मतलब डेनी केसी, डेनी केसी इस चीज को, इस जगह को पसंद करेगा। फॉर सम वाइल, कुछ समय के लिए, वेटिंग, वो वेट करती है। सी इमेजिन हिज कमिंग। और बैठी हुई वो वहां पर इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि मानो वो रास्ते में पहुंच गया होगा, अब आ रहा होगा, तब आ रहा होगा, इस प्रकार से।
शी वॉज अलोंग द कैनाल, और रास्ते में वो उसकी राह देखती है, कैनाल के पास में दूर तक वो नजर दौड़ाती है कि वहां पर आया होगा, काश वो आता हुआ उसे नजर आ जाए। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडो, जो पेड़ पौधे थे उनकी शेडो छाया के बीच में से वो आता हुआ नजर आए, इसके लिए वो देखती है कैनाल के किनारे किनारे। इमेजिन हर ओन कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है यहाँ पर यानी परिमाण। तो एक्साइटमेंट, उत्तेजना, जिस किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जोश आ जाए, दैट इज एक्साइटमेंट। तो वो अपने अंदर जो उस उत्तेजना थी, एक्साइटमेंट था, उसका परिमाण कर रही थी, यानी कि उसको माप रही थी कि मैं कितनी खुश हूं, उस चीज का वो अंदाजा लगा रही थी, सोच रही थी। नॉट अंटिल सम टाइम हैड Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. कुछ देर तक तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो तर्क अपने आप से करना शुरू कर देती है कि आखिर वो क्यों नहीं आया होगा, और नहीं आने का अब तक का कारण क्या रहा होगा। इस प्रकार से अपने मन को बैलेंस करती है, समझाती है। Here I sit, सी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप को समझा रही है कि यहाँ पर देखो मैं बैठी हुई हूँ। विशिंग डेनी वुड कम, और सोच रही हूँ, इच्छा रख रही हूँ मन में कि डेनी यहाँ आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पास, टाइम विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। तो सेंसिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, मैंने कितना टाइम पास कर दिया, कितना टाइम गुजरा, उसका उसको अंदाजा होगा डेनी किसी को। आई फील द पेंग्स, पेंग्स का तात्पर्य है तकलीफ, दर्द। ऑफ डाउट स्टिंग इनसाइड मी, अब तो मुझे मेरे मन के अंदर डाउट डाउट या संदेह युक्त तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल हियर इज नो साइन ऑफ हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, उसकी राह देख रहा है, आई वॉच फॉर हिम, लेकिन अभी तक उसके आने का कोई साइन नहीं है, संकेत नहीं है। आई रिमेम्बर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, अब तो मुझे जियोफ की जो सेइंग है, जो उसने जियोफ ने कहा था इसके बारे में, वो मुझे याद आ रहा है कि उसने कहा था वो कभी नहीं आएगा। हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड देम, और किस प्रकार से परिवार वालों को जब मैंने बताया था, किसी ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था, और देखो वही हुआ, मैं झूठी साबित हो रही हूँ। आई वंडर व्हाट विल आई डू, वंडर मीन्स विचार करना, मैंने यहाँ पर विचार करना होगा। तो मैंने विचार किया कि अब मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में। व्हाट कैन आई टेल देम, मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी। नाउ इफ ही डजंट कम, यदि वो अभी नहीं आता है तो फिर मैं क्या बताऊंगी। बट वी नो हाउ इट वाज डेनी एंड मी, दैट इज द मेन थिंग, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब क्या है। डेनी और मुझे पता है कि वास्तविकता क्या है और इसका मतलब क्या है, द मीनिंग थिंग। तो चीजें हमारे लिए जरूरी है और हम इसे बेहतर समझते हैं दोनों, लोग समझे कि ना समझे। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, आप लोगों को किस प्रकार से हेल्प कर सकते हो ये समझने के लिए कि उनको किस किस चीज पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, किस चीज पर नहीं करना है। इसमें आपका कोई बस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। देयर इज नो कंट्रोल अबाउट व्हाट द पीपल चूज टू बिलीव, बट ऑल द सेम इट मेक मी डिस्पोंडेंट, ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, लेकिन ये सभी चीजें मुझे निराश कर रहे हैं। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, और मैं ये जानकर दुखी हूं कि मैं उन लोगों को ये समझाने में समर्थ नहीं हूं कि उनको संदेह करने के लिए कोई कारण नहीं है, यानी कि जो मेरे पे विश्वास नहीं करते तो उनका विश्वास बनाने के लिए मेरे पास उचित कारण नहीं है। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और इस प्रकार से वो बैठी हुई अंदाजा लगा रही है कि उसके अंदर, मन के अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं, डेनी केसी को लेकर अलग अलग विचार आ रहे हैं, उन सभी बातों का वो मन में ख्याल कर रही है, मेजरिंग कर रही है। मेजरिंग का मतलब मेजर, किसी चीज का अंदाजा लगाना, रफ आइडिया। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, और रेजिग्नेशन में सरेंडर करना, समर्पण करना। तो हार मान लेना यहाँ पर है, तो हार मान लेना अचानक संभव नहीं होता, अचानक हार मान लेने वाली चीज नहीं होती, इसके लिए समय लगता है। तो अभी वो और अधिक वेट करने के लिए तैयार है, वो अभी सरेंडर नहीं है कि वो नहीं आएगा, मेरे को घर जाना चाहिए। नाउ आई हैव बिकम सेट, लेकिन वो शी थॉट, वो सोचती है कि अब मैं इंतजार करते करते दुखी हो रही हूँ, एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और इस सैडनेस को, इस दुख को, तकलीफ को आगे कैरी करना और अधिक सहना, कैरी करना मतलब आगे ले जाना, बोझा।
उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्डन मीन्स परेशानी। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड, और यहाँ पर बैठकर ये जानते हुए कि वो नहीं आने वाला, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, मैं मेरे आने वाले समय को, फ्यूचर को देख पा रही हूँ। आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और मुझे इसी बर्डन के साथ, इसी परेशानी, इसी विचार के साथ में आगे रहना होगा, क्योंकि वो तो आने वाला नहीं है और ये दुख मुझे हमेशा रहेगा और इसी के साथ रहना पड़ेगा। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो लोग जो मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं करते, वो आगे भी निसंदेह मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, संदेह करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउट मी, क्योंकि उनकी तो आदत है, वो हमेशा संदेह करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए, अपने आप को भरोसा देने के लिए ये याद रखना होगा कि इस प्रकार की चीज़ें कैसे घटित हुई, तो ये मैं याद रखूंगी। लोगों को मैं नहीं समझाऊंगी, लेकिन अपने आप को, अपने मन को समझाऊंगी मैं। ऑलरेडी आई envisage the slow walk home. Already I envisage the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him he did not come. मैं कल्पना के माध्यम से, इस विचारों में ये विचार करने लगती है कि मैं घर पहुंच गई हूँ, और जैसे ही घर पहुंचती हूँ, जियोफ का चेहरा इसको दिखाई देता है। व्हेन आई टेल हिम, और जब ये जियोफ को बताती है कि उसके साथ में ऐसा हुआ, डेनी केसी उसे नहीं मिलने आया, ही डिडंट कम, वो नहीं आया, दैट डेनी, वो है डेनी, एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, तो वो दौड़कर मुझसे दूर चला जाएगा और जियोफ दरवाजा बंद कर देगा घर का। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि ये सब कैसे घटित हुआ। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को ये सब समझा रही हूँ। डेनी एंड मी, डेनी और मैं जानते हैं कि ये सब किस प्रकार से है। यानी लोग सच्चाई पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम दोनों को तो सच्चाई पता है, हम चीज़ों को समझते हैं, बात को समझते हैं। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, लेकिन ये जो सैडनेस मुझे महसूस हो रही है, फील हो रही है, वो बहुत बुरी लग रही है, बहुत चुभ रही है। शी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप टू द स्ट्रीट, और इस प्रकार से विचार करती करती वो जो स्ट्रीट की क्रम्बलिंग स्टेप थी, गली की जो टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी, वहाँ उन सीढ़ियों को वो चढ़ती है उनके ऊपर और वहाँ से गुजर रही है। आउटसाइड द पब शी पास हर फादर्स बाइसिकल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल। प्रोप्ड का मतलब है खड़ी होना। तो जैसे ही वो उस गली से गुजर रही थी, तो उसके फादर की जो साइकिल है, वो दीवार के सहारे वहाँ पर खड़ी हुई थी पब के पास में। एंड वाज ग्लैड, और साइकिल को देखकर उसे ये लगा कि पिताजी, यानी उसके फादर, अभी घर पर नहीं है। तो उस चीज को जानकर उसे खुशी होती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, जब वो घर में प्रवेश करेगी तब उसके पिताजी वहां पर नहीं होंगे, तो ये उसे अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी, बट आर नॉट यू डेनिकेसी, क्षमा करें, क्या आप डेनिकेसी नहीं हो? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर हिम अगेन आउटसाइड रोइस्ट, और जो रोइस्ट का घर था उसके पास में, उसके बाहर की तरफ फिर से वो जाती हुई, जब वो अपने घर जा रही थी तो बीच में रोइस्ट का घर पड़ता है, वहां पर वो फिर से इमेजिन करती है कि डेनी केसी उसे मिल गया है, और वो फिर से पूछती है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप डेनी केसी हो? ही टर्न रीडिंग स्लाइटली, वो कुछ धीरे धीरे, रीडिंग का मतलब यहाँ पर है लज्जा से लाल पड़ जाना, स्लाइटली का मतलब थोड़ा थोड़ा, तो वो धीरे धीरे शर्म के मारे लाल चेहरा लिए हुए घूमता है। यस दैट इज राइट, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं ही डेनी केसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, तो लड़की फिर वही डेनी केसी से मिलने की कल्पना करती है, इमेजिन करती है, और बताती है डेनी केसी को कल्पना के अंदर कि मैं तुम्हें रोज देखती हूँ मेरे भाइयों और पिताजी के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सब सोचते हैं कि तुम बहुत महान हो। ओ वेल नाउ दैट इज वेरी नाइस, ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें एक ऑटोबायोग्राफ देने में कोई समस्या नहीं है। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन, और
जो उसकी आंखें थी डैनी केसी की, वो बिल्कुल ठीक इसकी आंखों के सामने थी जब ये इस प्रकार से बातें कर रही होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब केवल इल्यूजन है, इसका काल्पनिक है। हिज नोज इज फ्रेकल्ड एंड टर्न अपवार्ड। उसकी जो नाक थी वो फ्रेकल्ड थी, यानी कि धब्बे उस पर दिखाई दे रहे थे, और थोड़ी अपवार्ड थी, ऊंची थी। स्लाइटली, स्लाइट मीन्स थोड़ी सी। एंड व्हेन ही स्माइल ही डज सो शाइली। जब वो स्माइल करता था तो वो काफी शर्मिलापन दिखा रहा था। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप बिटवीन, और उसके दांत स्माइल करते वक्त इस प्रकार से एक्सपोज हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे बाहर कि उनमें जगह बनी हुई थी दांतों के बीच में, दांत थोड़े दूर दूर थे गैप लिए हुए। हिज आईज शार्प ग्रीन, उसकी आंखें हरे रंग की दिखाई दे रही थी। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू दे सीम टू सिमर। और जब वो सीधा आपकी तरफ देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो सिमर, सिमर मीन्स झिलमिला रही हो, आंखें झिलमिला रही हो, ऐसा प्रतीत होता है जब हमारी तरफ देखे। दे सिम जेंटल, दे सिम जेंटल, वो बहुत ही विनम्र भद्र प्रतीत हो रही थी, विनम्रता थी उन आंखों में। ऑलमोस्ट अफ्रेड, और लगभग जब उसने वो देखी तो मानो उनमें डर समाया हुआ है। लाइक अ गेजल्स, एक गेजल्स के समान। यहाँ पर गजल का तात्पर्य है छोटा जो हिरन होता है, हिरन का बच्चा, वो गजल्स होता है। एंड यू लुक अवे, और उसका शर्मिलापन देख के आप खुद शर्मा जाओगे और दूर कहीं देखने लगोगे। यू लेट हिज यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, और आप देखोगे कि उसकी आंखें आपको थोड़े समय के लिए देखती है, वो ज्यादा देर नहीं देख पाता, इतना शर्मिला है। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस, और आप देखोगे कि उसकी आंखें मानो ब्रीथलेस हो गई, यानी कि बेचैन हो गई, बेचैनी फील कर रही है। एंड ही से आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और जब मैंने ऑटोबायोग्राफ के लिए कहा तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है? माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, तब तो तुम कहोगे कि पेन नहीं होने के कारण मेरे भाई को काफी दुख होगा, क्योंकि ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा। एंड आफ्टरवर्ड यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और क्योंकि तुम काफी लंबे समय से वहां पर इंतजार कर रही थी। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहां पर वो खड़ा था उस जगह पर खड़े होकर, रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडीज वॉइस, तो सोफी उस जगह पर खड़ी होकर जो अच्छी अच्छी मेलोडीज है, यानी सुंदर सुंदर जो गीत भरी आवाजें हैं, वो उनकी कल्पना करने लगती है। द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, और जो हरी आंखें हैं उनका जो शर्मिलापन है उनको वो महसूस करती है। नो टॉलर देन यू, नो बोल्डर देन यू, वो आपसे बड़ा नहीं है, आपसे लंबा नहीं है, और आपसे बोल्डर, बोल्डर मीन्स यहाँ पर मजबूत, आपसे मजबूत नहीं है। द प्रोडिजी, तो प्रोडिजी का मतलब होता है प्रतिभा संपन्न, वो काफी प्रतिभाशाली है। द इनोसेंट जीनियस, और काफी प्रतिभावान सीधा साधा इनोसेंट व्यक्ति है। द ग्रेट डेनिकेसी, मैं मानती हूँ वो ग्रेट डेनिकेसी है। तो इस प्रकार की वो कल्पना करती है एडोलसेंस में, किशोरावस्था में। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से किशोरों की आदत बन जाती है और वो हीरो की पूजा करना शुरू कर देते हैं, हीरो वर्शिप। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है। एंड शी सा इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, और यही सब उसने काल्पनिक तरीके से फिर से, जो पिछला सैटरडे था तब फिर से वही सब चीजें महसूस की। शी सा हिम गोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर, तो यहाँ पर लंबरिंग का मतलब होता है बेढंगे से चलना, सही तरीके से नहीं चलना। तो मैंने देखा कि वो घोस्ट की तरह, जैसे जिस प्रकार से कोई घोस्ट होता है, भूत होता है, और गल बेढंगे तरीके से वो चलता है, वैसे ही वो जो मैदान के अंदर चल रहा था। वहां पर डिफेंडर थे, गोल रक्षक, जो गोल की रक्षा करते हैं, डिफेंड करते हैं। हार्ड द 50,000 कैच देयर ब्रीथ एज ही हॉवर्ड मोमेंट्रीली ओवर द बॉल, और जब वो बॉल के ऊपर लपका डेनी केसी तो 50,000 लोग सांस थामे बैठे हुए थे और हॉवर्ड कर रहे थे। यहाँ पर हॉवर्ड का मतलब मंडराना। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज द
एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल। और जब उसने बॉल को गोल के अंदर फुर्ती से डाल दिया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर क्रिस्पली का मतलब होता है फुर्ती से, बहुत जल्दी में। द सडन थंडर इरप्शन ऑफ एक्जल्टेंट, तो यहाँ पर एक्जल्टेंट से मतलब है विजय, इरप्शन। तो उसकी प्रशंसा में, विजय की प्रशंसा में लोग जय जयकार करने लगे। तो ये थी स्टोरी। द स्टोरी इज अबाउट अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, अवास्तविक जो स्वप्न होते हैं उसके बारे में ये कहानी थी। एंड हाउ ऑन इंडल्ज इन देम नोविंग वेल दैट दे हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू। वो सब जानते हैं, एडल्ट एडल्ट ये सब जानते हैं, फिर भी जानते हुए भी कि स्वप्न जो वो देख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, फिर भी वो इस प्रकार के स्वप्न ये देखते हैं। यही स्टोरी के अंदर बताया है। द स्टोरी सीम टू सजेस्ट दैट इट इज गुड टू ड्रीम। कहानी ये सुझाव देती हुई प्रतीत होती है कि स्वप्न देखना अच्छा है, बट वन शुड बी ग्राउंडेड इन रियलिटी। लेकिन स्वप्न देखने वाले को धरातल पर रहना चाहिए, वास्तविकता का भी उसको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल के साथ बने रहें।